डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यस, आप सोचेंगे ये पेपर क्यों? इसलिए क्योंकि अब ये CUET PG का पार्ट है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन इतने अच्छे हैं। इसके मेरे पास में 4 साल के या 5 साल के क्वेश्चन हैं, और मुझे लगता है कि आपको जरूर इन क्वेश्चन को एक बार रिविजिट करना चाहिए। यदि आप DUET या आप CUET एग्जाम दे रहे हैं, UGC नेट, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। जस्ट लाइक CPET ओडिशा की तरह ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन को कंटेन करता है। तो आज हम लोग इसके 2021 पेपर को एनालाइज करेंगे with lots of additional information, जिससे कि इन एग्जाम में, अदर एग्जाम में हेल्प हो। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, मुझे अलाउ कीजिए ये बताने को, यस, अमेजन ने एक्नॉलेज किया है न्यू हॉट रिलीजेस इन एजुकेशन। दिस 2 बुक्स को आप देख सकते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि ये रियली बेस्ट रिसोर्सेज हैं। इसमें कोई घमंड नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, क्योंकि इस पैशन के साथ किसी ने कोई बुक तैयार नहीं किया है पॉलिटिकल साइंस कंपटीशन के लिए। इसमें से जो मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये 1500 MCQ की जो बुक है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक ग्रंथ जैसी है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन का जो सम्मिश्रण है, मिक्सचर है, वो ये ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस है। ये प्रिंट रिप्लिका है। इसका मतलब क्या होता है कि ये PDF फॉर्म में है, मतलब आप खोलेंगे तो किंडल ऐप में, लेकिन आप पढ़ रहे होते हैं एक PDF को। इसका बहुत ब्यूटी है क्योंकि पेजेस जो हैं वो कटते नहीं हैं, लेकिन कुछ फीचर किंडल के इसमें कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप नेविगेट कर सकते हैं चैप्टर वाइज। जो टेबल ऑफ कंटेंट, अदर जो फीचर किंडल के हैं वो इसमें रहती है। CUET PG गाइड जो है वो नॉर्मल किंडल एडिशन, इसमें किंडल के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन पेजेज इसमें जरूर कटे हैं, और इससे जो आपको तकलीफ होती है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ये PDF नहीं है, प्रिंट रिप्लिका नहीं है। ये उसको वो खुद अपने पेपर साइज में कस्टमाइज करता है। उससे होता क्या है ना कि एक क्वेश्चन पेपर है, वो बीच से वो मतलब कट के अगले पेज पे चला जाता है, इसलिए मैंने इसको जो है प्रिंट रिप्लिका निकाला। आगे जैसा आप सजेशन देंगे उस टाइप की बुक रिलीज होगी, लेकिन इसमें बहुत ब्यूटी है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, उस फॉर्मेट को। बुक तो ये वन ऑफ द वंडरफुल बुक है, CUET PG के लिए स्पेसिफिक लिखी गई है। इन सब का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है। आपको कॉपी तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप आसानी से जाके इसको ले सकते हैं, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। और डेफिनेटली मेरी सजेशन होगी कि इनको जरूर ले लीजिए। इवन एग्जामिनेशन के रात तक आप इसको परचेज कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। यदि आप CUET नहीं दे रहे हैं और कोई और एग्जाम दे रहे हैं लाइक DUET, तो आपके लिए बेस्ट गाइड जो है ये है एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंसेस, जो मदर गाइड है फॉर ऑल एंट्रेंस टेस्टेड। सबके जो कंटेंट है वो लगभग अब एक जैसे हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हैं, फोकस अलग अलग है। ये कस्टमाइज है CUET PG के लिए, और ये एकदम डिफरेंट बुक है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। शुरुआत करने से पहले एक और चीज बता दूं कि इसमें 100 क्वेश्चन थे, लेकिन 70 क्वेश्चन के आगे सारे क्वेश्चन जो हैं वो पैसेज कंप्रिहेंशन है, उसको मैंने छोड़ दिया है। तो मतलब करीब 70 क्वेश्चन के आसपास हैं इसमें। और मैंने कलर जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रीन से है, ग्रीन मतलब इजी है, और अधिकतर क्वेश्चन इजी हैं इसलिए। और जहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो बॉक्स में आपको येलो कलर में मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ लेट अस बिगिन। First question is, which of these states have retained monarchs as head of the state? आपको पता है कि मोनार्की अभी भी बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे स्टेट, इंग्लैंड जिसको यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हैं, उसके अलावा जापान एंड अदर्स बहुत ऐसे हैं जो अभी भी मोनार्की हैं। और जो कॉमनवेल्थ नेशन है, जो एक समय में कॉलोनी थे यूनाइटेड किंगडम के, उसके बहुत सारे स्टेट इंक्लूडिंग कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े राज्य इंग्लैंड के किंग या क्वीन को अपना मोनार्क मानते हैं। ये कुछ क्वेश्चन भी है, इसलिए मोनार्की अभी गायब नहीं हुआ है, बहुत पॉपुलर है। ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन मोनार्क है। नेपाल मोनार्क था, लेकिन अब वो नहीं रहा है 2006 के बाद से, और यूके तो है, इसलिए नेपाल यूके तो हो नहीं सकता है। भूटान जो है वो मोनार्क है, लेकिन जिम्बाब्वे नहीं है। और अर्जेंटीना और क्यूबा तो मोनार्क नहीं है। लेकिन जापान, आपको पता है कि जापान का जो किंग है बहुत पॉपुलर होते हैं, और यूनाइटेड किंगडम की क्वीन भी जो है भगवान की तरह मानी जाती है, इसलिए सही आंसर इसमें बी है। सेकंड देखिए, 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है, दोनों या एक सही एक गलत है। स्टेटमेंट 1, दोनों स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है।
द फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम जो इंडिया में भी यूज किया जाता है जनरल इलेक्शन में, एफपीटीपी इज कंसिडर्ड मोर डेमोक्रेटिक सिंस इट वेस्ट्स फ्यूअर वोट्स। ये मेन वर्ड है कि ये कम वोट जाया करता है, बर्बाद करता है। एंड इनकरेजेस द एक्सप्रेशन ऑफ ए वाइडर रेंज ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इनफैक्ट ये दोनों ही बातें गलत हैं। इसमें वोट बहुत जाया होता है, बहुत वेस्ट होता है, और ये बहुत ज्यादा वाइड रेंज आपको देता नहीं है, क्योंकि आपने डुवर्जर लॉ पढ़ा है कि यदि एफपीटीपी में टू पार्टी सिस्टम बन जाता है, थर्ड एंड अदर पार्टी को वोट मिलता ही नहीं है, और इसमें वोट बहुत वेस्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी ने 31% वोट जीता, तो वो विनर हो जाता है, और 69% वोट जो है वो वेस्ट हो जाता है, उसका कोई मायने नहीं रहता है, जो लूजिंग कैंडिडेट को जाता है, जबकि वो मेजोरिटी ऑफ वोट हो सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 जो है पढ़ देते हैं। द PR, proportional representation electoral system, increases the number of parties able to win seats in a legislature and allows parties concerned with narrow or minority interest to gain representation। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हर वोट काउंट होता है और प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए कोई यदि छोटी पार्टी भी है तो 2% वोट लाएगी तो लगभग 2% सीट उसको मिल जाता है, इसलिए वाइड रिप्रेजेंटेशन देता है और इसमें छोटी पार्टियों को ज्यादा मौका होता है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 एक एमसीक्यू का आपको मैं यहाँ पे एक टिप्स जो है वो बताऊंगा, जो कि आप देख सकते हैं कैसे आप उसको यूज करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में। फर्स्ट है देयर इज ए डुअल एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे प्रेसिडेंट इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है जो प्राइम मिनिस्टर है, तो 2 सेंटर ऑफ पावर होते हैं। ऑफ कोर्स एक जो है ट्यूटलर होता है, लेकिन कई बार 2 सेंटर ऑफ पावर इंडिया में भी बन गए हैं जब प्रेसिडेंट एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम जो है स्टेट में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में भी है। इसलिए ये स्टेटमेंट एक तरह सही है। द कैबिनेट इज ए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वेस्टमिंस्टर से लिया गया है, ये भी सही है। द कैबिनेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट बट टू द प्रेसिडेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए मैंने रेड से दिया है। कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, और उसका कॉन्फिडेंस लूज करने पे जो है सरकार या कैबिनेट फॉल कर जाती है। कैबिनेट को हेड जो है प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और कैबिनेट के सलाह पे प्रेसिडेंट जो है डिसीजन लेते हैं। द पार्लियामेंट्री मेजोरिटी कैन फोर्स द कैबिनेट टू रिजाइन, ये सही है। अब आप देखिए कि 3 जो है, अब टिप्स मैं आपको बता रहा हूं कि आप यदि डेफिनिट हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान इसलिए आपको पता है कि कौन सही है। सपोज आपको पता नहीं है कि कौन कौन इसमें सही है, इतना कंफ्यूजिंग है कि ये सही है ये सही है, लेकिन आपको ये पता है कि ये डेफिनेटली गलत है 3। अब आप देखिए जिस भी ऑप्शन में 3 है उसको उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। 3 इसमें है, नहीं सही होगा, 3 इसमें है। अब आपको एक देखिए कितना वंडरफुल मिल गया कि केवल एक ही ऑप्शन इसमें कि 3 नहीं है, इसलिए ये सही है। आंख मूंद के आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं है कौन कौन सही है। इस तरह से एक टिप्स आप यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यदि आप सर्टेन नहीं है कि कौन सही है तो कौन गलत है, यदि ये सर्टेन है तब भी आपका एमसीक्यू में बहुत सारा चांस मिल जाता है। फोर्थ जो है ये बहुत फेमस जो फिलोसफर्स हैं, इसमें से मैकियावेली, एरिस्टोटल आपने पढ़ा है, अक्विनाज और अगस्टाइन आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये बार बार पूछते हैं, तो इनका भी मैंने एग्जामिनेशन गाइड में इसको भी थोड़ा बहुत दिया है। यदि आप इसको टाइमलाइन में देखिए तो एरिस्टोटल तो बहुत पहले हैं, बीसी में चले जाते हैं। एक्विनाज जो है वो तो मिडिल एजेस में है, 1200 में समथिंग। अगस्टाइन जो है वो 400 एडी के आसपास है। तो इसलिए पहला जो है एरिस्टोटल है, दूसरा अगस्टाइन है, थर्ड एक्विनाज है, और मैकियावेली तो 1500 में कुछ है, तो 4। सो दिस इज द, तो ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैंने इसको वायलेट से किया है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे डीयू और जेएनयू में जिस टाइप के उठपटांग पूछते हैं उतना उठपटांग नहीं है। नाउ व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय हॉब्स इन लेविथियन मीन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लेविथन में हॉब्स बोलते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर इज ए वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, मतलब वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इसका मायने क्या है? तो यदि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप सबसे पहला ही स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, दैट देयर इज ए कांस्टेंट ब्लड शेड इन द स्टेट ऑफ नेचर। ये सही भी है, आप बाकी पढ़ लीजिएगा, वो उतना सही नहीं है, तो सही आंसर है ए। बहुत आसान है, मतलब सबका सबके साथ जो है हमेशा लड़ाई होते रहता है, मतलब लाइफ जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसको वो बोलते भी हैं शॉर्ट, ब्रूटिस, नास्टी, सॉलिटरी, पुअर एंड ऑल, तो उस टाइप का है। और इसलिए लेवाइथन जो है वो स्टेट की कल्पना करते हैं जो आपको वो गब्बर सिंह जैसा है, मतलब आपको जिंदा तो रहने देता है, एक दूसरे से लड़ने को वो रोकता है, शांति लाता है, लेकिन वो आपको हर तरह से आपके ऊपर शासन करता है, और आप
बेटर ऑफ हो लेवाइथन के शासन को मानने से देन फॉलिंग इनटू दिस वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। यही लेवाइथन का थीम है। According to Aristotle, the rule by a few virtuous people is, एरिस्टोटल आपको पता है उन्होंने 6 टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट दिया है, उसमें 2 जो है पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी और रूल बाय मैनी है। रूल बाय मैनी मतलब बहुत लोग मिलकर शासन करते हैं। पॉलिटी उसमें सॉरी अभी यहाँ पे चूंकि पॉलिटी नहीं है मैं बेकार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रूल बाय फ्यू वर्चुअस पीपुल है। तो रूल बाय फ्यू उन्होंने 2 दिया है, एक उन्होंने एरिस्टोक्रेसी दिया है जहां की रूल बाय फ्यू वाइज वर्चुअस पीपुल है, और दूसरा ओलिगार्ची है जहां पे कि रूल बाय फ्यू वेल्दी पीपुल है। तो चूंकि ये फ्यू वर्चुअस पीपुल है इसलिए इसका सही आंसर होगा एरिस्टोक्रेसी। What does the general will represent according to रूसो? रूसो के जनरल विल पे आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप जान लीजिए। जनरल विल बेसिकली क्या है, उनका कहना है कि जब एज ए सिटीजन रूसो का जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसमें जब एक इंडिविजुअल एक सिटीजन की तरह सोचता है, दूसरे के लिए सोचने लगता है, अपने बारे में केवल नहीं सोचता, अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, कॉमन गुड कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, और इस तरह से यदि सभी लोग सोचते हैं तो जो मिल करके डिसीजन लेते हैं वो जनरल विल को रिप्रेजेंट करता है। यही है, उससे जो लॉ निकलता है वो लॉ मोरल होता है। यदि उसको कोई इंडिविजुअल मानता है तो वो अपने हायर सेल्फ को मान रहा है, इसका मतलब वो मोरली ज्यादा फ्री हो रहा है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। इसलिए इसमें यदि सही देखिए द विल ऑफ ऑल, तो ये तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। विल ऑफ द वाइज मैन नो, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल, यस ये कॉमन इंटरेस्ट को दिखाता है, कॉमन गुड को दिखाता है। द विल ऑफ द पावरफुल नहीं है, ये विल ऑफ द ऑल भी नहीं है। मान लीजिए हर आदमी अपने लोअर सेल्फ अपने बारे में सोचे और सबका एग्रीगेट कर दीजिए अर्थमेटिक, तो वो जनरल विल नहीं है। जब हर आदमी सबके भले के लिए सोचे और तब उसका जो एग्रीगेट होता है वो जनरल विल है, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल, कॉमन गुड ऑफ ऑल। इस स्लाइड में भी 3 में से 2 क्वेश्चन इजी हैं। अब यहाँ पे देखिए लायन एंड फॉक्स, ये कहा गया कि किस क्लासिकल टेक्स्ट में लायन एंड फॉक्स मेटाफोर यूज किया गया। मैंने आपको पढ़ाया है द प्रिंस मैकियावेली का, उसमें आप भूल नहीं सकते उन्होंने प्रिंस के जो नेचर बताया था कैसा होना चाहिए, उसमें कहा था कि उसको लायन एंड फॉक्स जैसा होना चाहिए। लायन फॉक्स मतलब क्या है, बलशाली भी हो लेकिन चतुर भी हो, कहाँ पे रिट्रीट करना है और कहाँ पे धावा बोलना है, ये प्रिंस में ये जो है सम्मिश्रण होना चाहिए, फ्लेक्सिबल उसका डिस्पोजिशन। ऐसा नहीं कि हमेशा आप लाइन की तरह आप बिहेव कीजिए तो आपको शिकारी कुत्ते घेर के मार देंगे। तो उनका उसका यही कहना है कि मतलब आपको फ्लेक्सिबल आपका अपना डिस्पोजिशन रहना है, कभी लाइन के जैसा कभी फॉक्स के जैसा। तो ये द प्रिंस से लिया गया है। हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट, ये आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं विनोबा भावे को। भूदान मतलब क्या है, लैंड रिफॉर्म जब शुरू हुआ था तो जमींदार अपनी जमीन को खुद ही वॉलंटरीली गरीबों को दान कर दे जिनके पास लैंडलेस जो फार्मर उनके हैं। तो ये भूदान आंदोलन था और ये विनोबा भावे जो गांधीयन थे, गांधी जी के ट्रू अनुयायी, उन्होंने शुरू किया था। आसान है, आप लोग को पता होना चाहिए। विच फ्रेज वॉज पॉपुलराइज बाय सी राजा गोपालाचारी, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यदि आप ये जानते हैं कि राजा गोपालाचारी ने जो है स्वतंत्र पार्टी का उन्होंने ये किया था, फाउंडेशन टाइप का किया था। बेसिकली उनका ये मानना था, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडियन जो फर्स्ट आजादी के बाद जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, तो सी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो है वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए थे। ये भी एक क्विज क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो राजगोपालाचारी जो है वो मार्केट इकोनॉमी लाना चाहते थे, कैपिटलिज्म सॉर्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र पार्टी को सपोर्ट किया था। तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था, इस टाइप की जो सोशलिस्ट नेहरू जी की इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी की, ये लाइसेंस परमिट राज है। तो जो बाद में उसको खत्म किया गया नरसिम्हा राव के द्वारा, इसलिए सही है लाइसेंस परमिट राज। तो उन्होंने ये कॉइन किया था। इसमें भी 2 क्वेश्चन आसान हैं। यहाँ पे देखिए आपको कॉन्सेप्ट मैच करने के लिए आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे कि किस थ्योरिस्ट ने क्या दिया है। आपको पता है एलिनेशन जो है मैंने पढ़ा है आपको, मार्क्स ने दिया है 4 टाइप के एलिनेशन। वर्ल्ड स्पिरिट बाद में आते हैं। टैसिट कॉन्सेंट आपको पता है लॉक ने दिया है। लॉक का टैसिट कॉन्सेंट का मतलब क्या है, उनका कहना था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा तो है नहीं कि हर जनरेशन फिर से बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यदि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कभी किया होगा हिस्टोरिकली तो हम मान लेते हैं। यदि हम किसी स्टेट में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं या हम अपना कॉन्सेंट देते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लिए, राजा जो वहां पे है या गवर्नमेंट जो है, शासन जो है। तो इसको जो है टैसिट कॉन्सेंट, टैसिट मतलब बिना बोले हुए जो कॉन्सेंट देते हैं। एंड फॉर्म ऑफ द गुड
थ्योरी ऑफ फॉर्म प्लेटो ने दिया है, आपको नहीं भूलना चाहिए। वर्ल्ड स्पिरिट एक ही बच जाता है, ये हेगल में आप मार सकते हैं। और यदि आप ज्यादा जानना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक बुक लिखा था द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फिनोमेनोलॉजी मतलब जो चीजें जिस तरह से मैनिफेस्ट होती हैं उसका जो अध्ययन होता है, तो वो फिनोमेनोलॉजी में इन्होंने दिया था वेल्ट जेस्ट, वॉल्ग जेस्ट एंड जेट गेस्ट। जेट गेस्ट का मतलब वहाँ स्पिरिट होता है, तो स्पिरिट ऑफ द एज, नेशनल स्पिरिट और वर्ल्ड स्पिरिट, इन सब का कॉन्सेप्ट हेगल ने इसमें दिया था। तो आप यहाँ पढ़ लें, कुछ याद भी रख सकते हैं। बहिष्कृत, वैसे इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब 3 जानते हैं तो आप इसको मैच कर सकते हैं। बहिष्कृत भारत वॉज लॉन्च बाय, तो बहिष्कृत भारत देखते ही आपको बी आर अम्बेडकर की याद आनी चाहिए। यदि मैंने आप अपने वीडियो में इसको बताया है और बहुत जगह इसको मैंने आपको कहा है कि ये जो बहिष्कृत भारत समाज जो है ये बी आर अम्बेडकर ने स्थापित किया था। उनके और भी समाज को आपको याद रखना चाहिए, समता एंड जनता एंड ऑल। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बुक इन विच, इन हुज प्रीफेस मतलब बुक के पहले जो ऑथर लिखता है, मार्क्स एक्सप्लेन्स हिज मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। तो ये आप सिंपली याद कर सकते हैं कि इस बुक के प्रीफेस में उन्होंने लिखा था। ये बुक 1844 में परहैप्स, डेट आप देख लीजिएगा, हुई थी। तो उसमें इन्होंने बाद में कैपिटल में तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन जरूर किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, उसको डायलेक्ट्रिक मेटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म कहते हैं, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये स्लाइड एकमात्र मुझे लगता है ऐसा स्लाइड इसमें कि 2 थोड़े टफ क्वेश्चन है। एक इजी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आप नहीं भूलना चाहिए आपको, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टैब्लिश किया था। अब यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में एक और क्विज क्वेश्चन आता है कि ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही उनको सलाह देते थे कि पूरे इंडिया को घूमो, जानो और तब पॉलिटिक्स करो एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। When citizen delegate their decision making power to the representative, it means, इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता इसका ऑफिशियल आंसर क्या है, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हुई है, लेकिन मैं अपना आंसर दे रहा हूं, आप उसको ऑफिशियल आंसर से मैच कर सकते हैं, वैसे डजंट मैटर। ये बेसिकली क्या है, बहुत सारे कंट्री में डेलीगेट मॉडल है रिप्रेजेंटेशन। डेलीगेट मॉडल क्या होता है कि आप जो अपना रिप्रेजेंटेशन से एमएलए एमपी चुनते हैं, वो आपके डेलीगेट के रूप में काम करते हैं, यानी कि वो आपके डिसीजन को ही कैरी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी करेंगे, वो कोई भी डिसीजन यदि लोकसभा या विधानसभा में लेंगे तो वो अपने कंस्टिट्यूंसी का जो मत होगा, बहुमत, उसी को वो रखेंगे। इस टाइप की मॉडल होती है। तो इसमें ये कह रहा है कि दे कैन, जो सिटीजन है, दे कैन टेक बैक देयर पावर अंडर सर्टेन कंडीशन। ये एक सही हो सकता है कि आप डेलीगेशन, तो जो भी डेलीगेट करता है उसके पास पावर होता है उसको वापस लेने की। सेकंड है दैट दे हैव परमानेंटली लॉस देयर पावर, ये कभी नहीं होता है। आप डेलीगेट करते हो तो आपके पास पावर होती है उसको बैक लेने की। दैट दे कैन शेयर देयर पावर विद द रिप्रेजेंटेटिव, यस ये भी हो सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ सिटीजन छोड़ते नहीं है, वो जो है अपने पास रखते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी उनके बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सिटीजन तो ऑलवेज ले ही सकते हैं, इसलिए ये भी सही हो सकता है। एंड दैट देयर पावर टू डेलीगेट इज ऑल्सो लॉस्ट, नो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ये दोनों मेरे हिसाब सही है, लेकिन ज्यादा मुझे सही लगता है कि सी है, मैं सी के साथ जाऊंगा। वैसे मुझे नहीं पता कि इसका ऑफिशियल आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, एब्सोल्यूट मोनार्की इज इनकंसिस्टेंट विद सिविल सोसाइटी। अब इसमें ना मल्टीपल सही है, मैंने यहाँ हटा दिया है बस स्पेस सेव करने के लिए, ऐसा नहीं एक ही सही है इसमें। अब इसका बेसिकली ये एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट थे लॉक। इनफैक्ट लॉक ने जो है हॉब्स के लवाइतन के अगेंस्ट में अपनी बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो था, जिसमें कि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो उनका क्या लॉजिक था कि वो क्यों एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट थे, लेवाइटन टाइप के, जो कि सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है। उसमें से 3 इसमें सही है। देखिए, देयर विल बी नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेंस बाय द रूलर, यदि खुद वही आतंक करने लगे, वही जनता को मारने लगे, तो उसका क्या उपाय है, मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं, इसलिए ये भी सही है। इट विल बी अगेंस्ट द पर्पस फॉर विच सिविल सोसाइटी इज फॉर्म्ड, यस, क्योंकि सिविल सोसाइटी तो नेचुरल जो राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उसको बढ़ाने के लिए किया गया था लॉ के अनुसार। तो ऐसा एब्सोल्यूट मोनार्क तो उस राइट को ही कम कर देगा। एब्सोल्यूट मोनार्की इज ऑलवेज इनएफिशिएंट इन इट्स फंक्शनिंग, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट मोनार्की इफिशिएंट नहीं होता है। देखिए, जो भी ऑटोक्रेट होता है, डिक्टेटर होता है, टोटलिटेरियन होता है, वो ज्यादा डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में इफेक्टिव होगा, इफिशिएंट होगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से डिसीजन ले पाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं होता है।
इसलिए एब्सोल्यूट मोनार्की इज ऑलवेज इनएफिशिएंट नहीं। सिविल सोसाइटी इज सपोज टू रेमेडी द डिफेक्ट अराइजिंग आउट ऑफ ए मैन बीइंग ए जज इन हिज ओन केस। यस, मोनार्क खुद अपने केस में अपना जज हो जाता है, जनता को नहीं छोड़ता है वो उसको जज इवेल्युएट करने के लिए, इसलिए भी जो है सही है। इसमें 3 सही है, 1 गलत है। ये दोनों ही क्वेश्चन आसान हैं। एनार्की आपको मैच करने के लिए एनार्की मैंने आपको पढ़ाया है। ये क्या है? नो रूल बाय द स्टेट और स्टेट लाइक, कोई भी अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट करना एनार्की। इसका मतलब ये नहीं कि लॉलेसनेस है। एनार्की मींस कि हम खुद अपने को गवर्न कर सकते हैं, कम्युनिटी खुद अपने को गवर्न कर सकती है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी की जरूरत नहीं। ये एनार्की का मीनिंग है। डेआर्ची जो है ये टू इंडिपेंडेंट, मतलब कि दो अथॉरिटी, डेआर्ची। जैसे आप कह लीजिए कि जैसे पहले ब्रिटिश काल में होता था कि गवर्नर जो स्टेट में है उनका अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और चुने हुए लेजिस्लेचर जो हैं वो भी मिनिस्टर हैं, तो दोनों में पावर बटे हुए थे, कुछ रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लाइक दैट, तो उसको डेआर्ची बोलते हैं। मतलब दो अथॉरिटी हो। डेमोक्रेसी तो आपको पता है, रूल बाय द पीपल। एंड थियोक्रेसी, थियो मतलब कि थियोलॉजी से आया है, मतलब रिलीजन से। तो गवर्नमेंट बाय ए स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन, मतलब कि रिलीजियस, जैसे मुस्लिम रूल जैसे इंडिया में था, वो थियोक्रेसी जैसी थी। मतलब जिसमें कि उल्मा और जो कुरान और जिसमें आप कह सकते हैं जो सरिया, उसके लॉ जो फॉलो होते हैं, मतलब थियोलॉजिकल स्टेट। ईरान को आप थियोलॉजिकल स्टेट कह सकते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? ये आप भूल नहीं सकते हैं, कांसी राम इसके फाउंडर थे, और मायावती उनकी हियर जैसी हैं जो कि उत्तराधिकारी हैं, लेकिन इसका फाउंडर जो है कांसी राम। इन्होंने 1980s 84 में परहैप्स इन्होंने बीएसपी की स्थापना की थी, जिसने यूपी में कई बार जो है शासन किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? यहाँ पे एक दूसरा क्विज क्वेश्चन भी है। इसका सही आंसर तो ये है, इस बुक को लिखा था सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन सावरकर जी से जुड़ा हुआ एक और क्विज क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसने पहली बार जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? उसके पहले उसको गदर, सिपाही विद्रोह और रिवॉल्यूशन एंड इस टाइप की चीजें कही जाती थी, लेकिन सावरकर जी ने उसको जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया थ्रू दिस बुक। ये भी एक कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 1976 में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी चल रही थी, उन्होंने एक लगभग इतना ज्यादा चेंज किया कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। उसमें बहुत चीजें की गई। उसमें फंडामेंटल राइट को जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नीचे रख दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, प्रेम्बल में भी 3 वर्ड जोड़े गए जो इस क्वेश्चन में आया है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस थे, लेकिन उसमें से अधिकतर चेंजेस, मोर देन 90%, 44th अमेंडमेंट से 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने उसको पलट दिया। केवल कुछ ही उसमें से बचे रह गए, जिसमें से एक ये भी है। अब ये है कि प्रेम्बल में 3 वर्ड जोड़ा गया था। पहले से सॉवरेन हम थे, डेमोक्रेटिक थे, उसमें सोशलिस्ट, तो ये तो पहले से था, तो सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, और यूनिटी पहले से थी तो ये नहीं है, इंटीग्रिटी जोड़ी गई। तो सही आंसर है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़ा गया, पहले से सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, यूनिटी थी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हो गया। और अब इंडिया हो गया, इंडिया इज ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए कि ये 3 वर्ड जो है वो प्रेम्बल में जोड़े गए। यहाँ पे एक और मैं आपको एक एडिशनल क्विज क्वेश्चन बता दूं कि प्रियम्बल को अभी एक बेरूबारी सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, उसको बेरूबारी केस के नाम से जाना जाता है। आप उस केस का नाम भूल जाइए, तो इतनी याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जा सकता है। वो उसकी फिलॉसफी दर्शाता है, उससे बहुत कुछ हम लोग ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि क्या भावना है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये भी आपको कुछ क्वेश्चन होता है, क्या प्रियम्बल कुछ है पार्ट या नहीं। दूसरा, बहुत यदि अंदर जाएगा तो बेरूबारी केस क्यों फेमस है, उस पे भी तो आप नेट पे पढ़ सकते हैं। मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में इसको एक क्वेश्चन इसे दिया है। अब ये जो है ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के पार्लियामेंट हैं जो कि कंट्री को दर्शा रहा है। अब ये इसलिए इतना आसान है क्योंकि इसको बहुत बार आप इंडियन न्यूज़पेपर और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। जो यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको लेजिस्लेचर, उसको कांग्रेस कहते हैं। जो ड्यूमा जो है वो पार्लियामेंट है रसिया की,
डाइट जो है वो जापान की पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, और नेसेट, आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, नेसेट जो है वो इजराइल की है। ये सब बहुत क्विज क्वेश्चन जैसा है जो जो बच्चे रटते हैं डिफरेंट क्लासेस में, इवन 10th क्लास के जो है स्टूडेंट इसको याद करते हैं, तो आपको देखने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है, कुछ कुछ चीजों को रट लीजिए। अब ये देखिए, ये है तो बहुत लंबी चौड़ी बात, ये मैं पढ़ूंगा नहीं इतना टाइम कीजिए। ये सिंपली ये कहता है कि कंकरेंट लिस्ट तो सेंटर स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट और विधानसभा। यदि क्लास हो जाए तो कौन सा लॉ जो है प्रिवेल करेगा, तो सिंपल बात है यूनियन लॉ विल प्रिवेल। यदि कोई कंकरेंट लिस्ट में यदि सेंटर बनाता है, स्टेट बनाता है लॉ, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ये तो इसलिए क्योंकि हम लोग सेंटर स्ट्रांग हमारे यहाँ है। फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, मतलब क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है? नो। लीगल राइट है? नहीं। कल्चरल लीगेसी है? नहीं। ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के तहत। आसान क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें सीधा याद रखिए, जितनी ऑफिसेज इंडिया में हैं बड़े बड़े, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, जजेज हो, सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। All appointment in India is done by president, either directly या उनके बिहाफ में कोई ऑफिसर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि ये जो 3 ऑथोरिटी हैं, इसका अपॉइंटमेंट सिग्नेचर खुद प्रेसिडेंट को करना पड़ता है, उसका ऑफिशियल सील लगता है, उस पर खुद साइन करना पड़ता है। बाकी सारे अपॉइंटमेंट उनके बिहाफ में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर इशू करता है कि प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड हियर बाय टू अपॉइंट। लेकिन यहाँ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जज को भी यहाँ पे जजेज सुप्रीम कोर्ट लिखा गया, लेकिन हाई कोर्ट जजेस भी, गवर्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बाकी सभी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, लेकिन साइन कोई और करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तीनों को याद कर लीजिए। इसमें ये भी याद कर लीजिए कि 148 जो आर्टिकल है वो सीएजी के अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड, ये भी पूछा जाता है। अब गवर्नर का मुझे याद नहीं है, शायद 153 है, सुप्रीम कोर्ट का 124 है, ये सब आर्टिकल थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to amend the Constitution? जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ आर्टिकल जो डिफाइनिंग आर्टिकल हैं कंस्टिट्यूशन के, एटलीस्ट 10-15 आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। उसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 368। 368 वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कंस्टिट्यूशन को अमेंड करने का। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको ग्रीन आप कह सकते हैं, कि इसमें कौन ये सब जो डॉक्यूमेंट है कौन इशू करता है। मनरेगा का जॉब कार्ड जो है वो पंचायत इशू करता है। आधार कार्ड आपको पता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूडीआई बोलते हैं, यूआईडीआई, वो करती है। पैन कार्ड आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। और वोटर आईडी कार्ड जो इलेक्शन, वेरी इजी। ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ लोगों को पता ना हो, लेकिन यदि आपने क्लाइमेट पढ़ा है तो आपको पता होगा। आईपीसीसी जो है वो क्लाइमेट की एक बहुत बड़ी संस्था है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस पैनल को बनाया गया है। इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईपीसीसी। और इसमें एक और क्विज क्वेश्चन बनता है कि आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2007 में, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छे काम क्लाइमेट चेंज पे किया था। उस समय में आईपीसीसी के जो चेयर करते थे वो अल गोर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो और आर के पचौरी जो इंडिया में क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, ये दोनों हेड करते थे। तो इन दोनों ने उस प्राइज को ग्रहण किया था, इसलिए एक इंडियन भी जो है नोबेल प्राइज मिला इसी बहाने, वो आर के पचौरी थे। इनका डेथ अभी कुछ साल पहले ही हुआ है। तो ये भी एक क्विज क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके पहले की क्वेश्चन देखे, इससे रिलेटेड पहले इंफॉर्मेशन देख लीजिए। यूडीएचआर शॉर्ट में कहते हैं, ये 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, ना केवल 1948 बट 10 दिसंबर भी। इसमें 30 आर्टिकल, आपको लगता होगा इतनी दूर तक क्यों जानना है? यस, जानना है। इसमें 30 आर्टिकल होते हैं, ये भी पूछा गया है। और इस आर्टिकल में क्या है, अब ये इसमें पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा गेस भी कर सकते हैं। जैसे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल डिग्निटी राइट, आर्टिकल 1 में है। स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड बैन कर दिया गया, ये भी किसी आर्टिकल में है। और एवरीवन हैज द राइट टू नेशनलिटी, ये आर्टिकल 15 में है, मैंने यहाँ लिखा है।
केवल छूट जाता है कोई कंपनसेट वायलेंस के लिए करने का। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे इस वायलेंस हुआ तो आपको कोई पैसे मिलेंगे, तो इसको आप कॉमन सेंस से भी जो है बाहर कर सकते हैं, बट इट्स अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। 29 नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है यूएन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनता है, बर्लिन वॉल तो 1989 में टूटता है बहुत दिन बाद। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जो है फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में होता है, तो ये बहुत पहले है वर्ल्ड वॉर टू के, तो यही है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर वन के भी पहले लगभग है। क्रिएशन ऑफ ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से पैदा हुआ ये 1944-45 में हुआ था, लेकिन चलिए इसको मान सकते हैं बॉर्डर लाइन। तो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जब है जो कि बहुत पहले हुआ है, तो आप इसी को सेलेक्ट कर लीजिए। ये तीनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला है कि इसमें से कौन कंट्री है जिनका कोई भी कॉलोनी नहीं है एशिया अफ्रीका में। तो फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड सबके हैं। स्विट्जरलैंड ने कभी कोई इस तरह भी कॉलोनी बनाई नहीं, तो आसान क्वेश्चन है। आप जान भी सकते हैं कि स्विट्जरलैंड ने कोई कॉलोनी नहीं बसाई। इस तरह नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन लोगों ने भी कॉलोनी नहीं बसाई। ये आप कह सकते हैं भले कंट्री हैं यूरोप के इन मेनी वेज। तो इसलिए स्विट्जरलैंड। विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट विटनेस प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या थी? 2011-12 में कई अरबियन कंट्री में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मतलब एक तरह का डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, लोग सड़क पे निकल आए। इजिप्ट में, लीबिया, टर्की, मेनी मेनी अदर, ट्यूनीसिया। तो लेकिन सऊदी अरेबिया में कुछ नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया बहुत शांत रहा। वहां पे जो किंग है, सुल्तान है, वो राज करते रहे। और अभी भी सुल्तान जो या प्रिंस सलमान वहाँ शासन करते हैं। कोई वहाँ पे ऐसी हुई नहीं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया, इससे आप जान सकते हैं कि लीबिया, इजिप्ट, टूनिसिया, मेनी अदर में काफी, इजिप्ट, इन सब में काफी वहाँ पे एक तरह का रिवॉल्यूशन जैसा हुआ था। सबके अलग अलग नेम भी दिए गए हैं। 32 है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटी ट्रीटी बॉडीज। ट्रीटी या यूएन बॉडी जो भी है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इन ये जो जो संस्था है या जो उनका फाउंडेशन हुआ है या जो पैक्ट हुआ है, उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करनी है। अब इसमें देखिए मैंने ये दे दिया, ये दिया हुआ नहीं है, ये मैंने दिया है। जस्ट आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन 1945 में, लीग ऑफ नेशन जो है वो उसका प्रीडिसेसर था यूनाइटेड नेशन का 1920 में। वर्ल्ड वॉर वन के बाद वॉर्सो पैक्ट जो है, यूएसएसआर और ईस्टर्न ब्लॉक के जो कंट्री थे, उन्होंने, कम्युनिस्ट कंट्री ने नाटो के अगेंस्ट में अपना कॉमन डिफेंस की पैक्ट की थी, वॉर्सो पैक्ट। ये नाटो से लड़ते रहते थे। नाटो 1949 में बना था। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इस तरह के डेट्स को थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है। ये तीनों ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर है 20 ईयर क्राइसिस, मैंने कई बार आपको बताया है, E.H. कार ने लिखा था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो 20 ईयर था, और उसमें कैसे फासिज्म का उदय हुआ और इट लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस क्राइसिस को डिस्क्राइब करते हैं। E.H. कार जो है वो रियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन तो एक सेमिनल बुक है जो क्लासिकल रियलिज्म का ग्रंथ है, हंस मर्गेंथौ का। रीथिंकिंग इंटरनेशनल रिलेशन, अभी रुक जाइए। इमेजिन कम्युनिटी जो है बेनेडिक्ट एंडरसन का, इसको आप नहीं भूलिए, क्योंकि इमेजिन कम्युनिटी एक बहुत लैंडमार्क बुक है जिसमें नेशनलिज्म को एक अलग ढंग से उन्होंने परिभाषित किया। और उसी में उन्होंने कहा कि नेशन क्या है, एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है जो मानते हैं कि हम एक कम्युनिटी, एक दूसरे को आप जानते नहीं है। क्या आपने, कई बार आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप केरला के लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन यदि आप किसी केरलाइट से अमेरिका में मिलते हैं तो आप सोचेंगे हम लोग एक हैं। तो ये जो एक फीलिंग ऑफ एक कम्युनिटी की है, एक इमेजिन कम्युनिटी है, ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया। तो एक ही बच जाता है ये, इसको आप इससे मैच कर लीजिए। एक कॉमन पॉलिटिकल रिस्पॉन्स टू फॉरेन इकोनॉमिक कंपटीशन। जैसे ही आपको बहुत थ्रेट होगा कि कोई आपके यहाँ बहुत डंप कर रहा है कोई आइटम, तो आप क्या करते हैं? प्रोटेक्शन लगाते हैं, हाई उसमें टैरिफ लगाते हैं। इसलिए प्रोटेक्शनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स हो जाता है आपको फॉरेन इकोनॉमिक कंपटीशन से सेव करने के लिए अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। सिंपल सी बात है। पंचशील इज ए बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन, अब पंचशील तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि इंडिया, चाइना, नेहरू जी और चाओ एन लाई ने मिलकर बनाया था। उस समय तो हिंदी चीनी भाई भाई होते थे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। ये एक तरह का वेस्टफेलियन ट्रीटी को थोड़ा आगे ले गया था, बायलैटरल। उसमें बातें वही सब थी, इंटरनल मामले में दखल नहीं देना, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इज्जत करना और सहयोग करना, एंड ऑल काइंड ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड ऑल। पंचशील मतलब पांच, शील मतलब प्रिंसिपल। तो इंडिया एंड चाइना। अब यहाँ पे देखिए कोल्ड वॉर जो है सीक्वेंस, यहाँ पे भी मैंने दिया है, ये दी हुई नहीं थी।
अब यहाँ देखिए कि बे ऑफ पिग्स इन्वेजन अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या था बेसिकली, मतलब किससे रिलेटेड था। ये बेसिकली जो है ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से रिलेटेड था। यूएस ने एक अटेम्प्ट किया था वहां पे एक रिवॉल्यूशन करने का, लेकिन वो हो नहीं पाया था। उसी को बे ऑफ पिग्स इन्वेजन बोलते हैं, जो यूएस स्पॉन्सर्ड था, उसको क्यूबन गवर्नमेंट ने फेल कर दिया था। तो 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुई थी। कोरियन क्राइसिस 1950 में हुई थी, जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान में 1979 में। ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका लेकर के आए थे गोर्बाचोव 1985 में। ग्लासनोस्ट मतलब होता है पॉलिटिकल ओपननेस, पेरेस्ट्रोइका मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, और दोनों जो है बोतल में जिन की तरह निकले, और यूएसएसआर को उन्होंने अगले 4 साल में ही खत्म कर दिया, 4-5 सालों में। तो ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका भूल नहीं सकते हैं। ऑयल एम्बार्गो जो है, मतलब कि जो ओपेक नेशन है, जो ओपेक नेशन मतलब वो हैं जो मिडिल ईस्ट के और अधिकतर जो दूसरे कंट्री भी कुछ कुछ हैं, उसमें उन लोगों ने ऑयल का को एक तरह से उसकी प्रोडक्शन बहुत कम कर दी 1973 में अरब इजराइल वॉर के बाद, और पूरे वर्ल्ड में तेल की कीमतें काफी 30 to 40% बढ़ गई। उसको ऑयल शॉक बोलते हैं, और एक इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गई। वो 1973 में हुई थी। 1973 को इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि अरब इजराइल वॉर हुआ था, जो आपको कई जगह पूछा जा सकता है। अरब इजराइल वॉर बहुत बार हुए हैं, उसमें से सबसे जो बड़ा वॉर हुआ था 1973 में। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से केवल 2 ही करेक्ट है, ये मैंने हटा दिया है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर एक अगेन टिप्स है, क्योंकि इसमें 2 ही करेक्ट हैं। यदि आप सबको पढ़ेंगे ना तो ये बिल्कुल सही है। आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, उसमें 5 परमानेंट हैं तो 10 नॉन परमानेंट हैं। यदि ये दोनों जानते हैं और आपको 2 सही आंसर मिल गए तो इसका मतलब डेफिनेट है बिना पढ़े हुए कि ये तीनों गलत हैं। आप पढ़ लीजिएगा, आपको लगेगा कि ये तीनों सही नहीं है। नहीं भी आपको पता है तो इसलिए क्योंकि ओनली 2 आंसर आर करेक्ट, ये रेस्ट 3 आर इनकरेक्ट। ये एक ट्रिक है, एलिमिनेशन। सेकेंड टाइम मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए गुजराल डॉक्ट्राइन के बारे में पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होना चाहिए। गुजराल जी थोड़े समय के लिए ही जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने एक गुजराल डॉक्ट्राइन दी थी, वो साउथ एशिया से रिलेटेड था। उनका बेसिकली क्या कहना था कि मतलब हमें बिग ब्रदर जैसा इमेज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमसे लोग डर जाएंगे। ये जो साउथ एशिया में छोटे छोटे कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन सब के साथ हमें एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण टाइप का होना चाहिए। मतलब हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कि तुम हमें ये दो तो हम तुम्हें वो देंगे, हमारे बराबर नहीं है, वो टाइनी स्टेट है। लेट देम हेल्प, और उससे जो हमें विश्वास मिलेगा तो वो चाइना के कब्जे में नहीं जाएंगे, और हमारा वो फेथफुलनेस बना रहेगा, और अपने यहाँ वो कोई हमारे टेररिस्ट और इन सब को पनाह नहीं देंगे। इस टाइप की कुछ गुजराल डॉक्ट्राइन थी। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बाय देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगेन ये आप देख सकते हैं कि ये डेट पे कुछ ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन सब इजी इजी डेट हैं, इसलिए मैं उसको बुरा नहीं मान रहा हूँ। मैंने ये डेट दिया है, दिया हुआ नहीं है। सार्क 1985 में एस्टेब्लिश हुई, ईयू 1993 में, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा 1994 में। नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, या एग्रीमेंट कह लीजिए, जो कि एक कॉमन मार्केट बनाता है नॉर्थ अमेरिका को। और एशियन तो बहुत ही फेमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन 1967 में, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द विथ कलेक्टिव सिक्योरिटी एज इट्स कोर प्रिंसिपल। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है कि एक स्टेट पे आक्रमण होगा तो जो उसके मेंबर होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो बोलेंगे कि हमारे सब के ऊपर आक्रमण हुआ है और हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, ये यूनाइटेड नेशन का एक है पार्ट, इसलिए तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है। यदि जैसे कुवैत पे इराक ने 90 में अटैक कर दिया था तो यूनाइटेड नेशन ने कहा नहीं, ये सब के ऊपर अटैक है, इसलिए इराक के ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स है उसने अटैक किया। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी उसका एक थीम है यूनाइटेड नेशन का। नाम का तो हो ही नहीं सकता है। कॉमनवेल्थ नेशन जो पहले कॉलोनीज थे, मैंने आपको बताया इंग्लैंड के, वो ये सब में लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं है। एशियन तो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता है, इसलिए केवल यूनाइटेड नेशन है। इनफैक्ट आप इस ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन आसान लगेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन छोड़ के कोई और हो भी नहीं सकता है। ये दोनों भी आसान क्वेश्चन है। अगेन एक क्रोनोलॉजी है ये। अब क्यूबन रिवॉल्यूशन जो है, क्यूबन रिवॉल्यूशन ये 1950s में ही हो गई थी, 53 सब में कुछ लगभग। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पता है 1789 में हुई है। ईरानियन रिवॉल्यूशन, वहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, ये 1979 में हुई है। पहले वहाँ शाह जो है वो मोनार्क डायनेस्टी रूल करता था, उसको पलट दिया गया। अयतुल्लाह खोमैनी ने इस्लामिक स्टेट की स्थापना की वहाँ पे। अब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो है 1917 में हुआ है। आप इसको अरेंज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये जो है कंट्री और फॉरेन पॉलिसी को मैच करना है। अभी छोड़ दीजिए चाइना, वन बेल्ट वन रोड जो है, OBOR, ये बहुत ही फेमस है। इसको आप BRI भी बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। ये चाइना एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है एशिया और वो अफ्रीका तक चला जाता है ट्रेड के लिए, कॉरिडोर जैसा एक बहुत बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर उसमें लगा रहा है। इंडिया जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी फॉलो करता है, मतलब कि ईस्टर्न डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा फॉरेन पॉलिसी को फोकस करना है, जो कि शुरुआत तो नरसिम्हा राव जी ने किया था, लेकिन इस पे काफी काम जो है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में हुआ है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। जापान जो है वो 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल अडॉप्ट करता है, वो क्या है मैंने यहाँ लिखा है, आप पढ़ लीजिए। और यूएसए जो है पाइवट टू एशिया पॉलिसी फॉलो करता था ओबामा के टाइम में, वो क्या है मैंने यहाँ लिखा है। 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल कहता है कि जापान शैल नाइदर पोजेस नॉर मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन नॉर शैल इट परमिट देयर इंट्रोडक्शन इनटू जापानीज टेरिटरी, क्योंकि उन पे एटम बम गिरा है तो उससे सबक लेते उन्होंने ये शांति का उन्होंने प्रस्ताव अपने फॉरेन पॉलिसी में रखा है। पाइवट टू एशिया जो है यूएसए का फॉरेन पॉलिसी था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें जिसमें उनका ये कहना था कि हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए ईस्ट एशिया और पैसिफिक ओशन के कंट्री पे, जापान, चाइना एंड अदर्स, क्योंकि वो एशिया जो है वही अब उभर करके आएगा और वो सुपर पावर बनेगा। तो ये पाइवट टू एशिया फॉरेन पॉलिसी था, जिसको कई लोग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ी भूल भी कहते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहां की गेम के थ्रू जो है डिप्लोमेसी की जाती है। मैच करने कहा गया है क्रिकेट डिप्लोमेसी। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने ये काफी खेला। जियाउल हक वैसे तो बहुत ही कड़क मिलिट्री लीडर थे, लेकिन वो इंडिया चले आते थे मैच देखने के लिए, इंडिया भी पाकिस्तान जाती थी। जियाउल हक ने उसके थ्रू थोड़ी टेंशन कम करने की कोशिश की थी उस टाइम में। पिंग पोंग जो है वो टेबल टेनिस को बोलते हैं। आप यहाँ दो कंट्री यदि खोजेंगे कौन टेबल टेनिस अच्छा खेलता है, तो यूएसए एंड चाइना टेबल टेनिस पिंग पोंग डिप्लोमेसी करते हैं। रेसलिंग डिप्लोमेसी, ईरान रेसलिंग में बहुत आगे है और यूएसए और ईरान जो है रेसलिंग डिप्लोमेसी करते हैं। और आइस हॉकी, कनाडा और यूएसएसआर ही दो ऐसे इसमें कंट्री है जो आइस हॉकी में बहुत आगे हैं। तो इन दोनों, तो ये बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है ये एक ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है। जब आपका ऑफिशियल डिप्लोमेसी बहुत फेल कर, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए, तो फिर क्रिकेट टीम एक दूसरे के यहाँ जाती है, उससे सौहार्द बढ़ता है, गुडविल बढ़ता है, पीपल टू पीपल जिसको आप बोलते हैं डिप्लोमेसी, वो शुरू हो जाती है। उसी तो उसमें गेम का भी सहारा लिया जाता है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। According to Marxism, each historical epo मतलब period, historical epo has its own what? ये सब तो होगा नहीं, आप पढ़ लीजिए। सबका अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन मैं बता दूं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इंक्लूड्स व्हाट। अभी यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। डेविड ईस्टर्न्स एनालिसिस लुक्ड एट पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप विद, मतलब बेसिकली ये डेविड ईस्टर्न, आपको पता है कि उन्होंने सिस्टम थ्योरी दिया था। ये पूछ रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स को जो है वो सिस्टम से करते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम। एंड पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यहाँ मैंने दिया हुआ है कि इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टर्स एंड प्रोसेसेस, जिसको आप एरिना ऑफ द पॉलिटिकल कर लीजिए, विच कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट विच ईच अदर एंड टू द इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इट। अभी इस क्वेश्चन में कि ये इन्वायरमेंट क्या है, मतलब वो किससे रिलेशनशिप उस पॉलिटिकल सिस्टम का बनता है, तो वाइडर सोसाइटी से बनता है। जो वाइडर सोसाइटी है, मान लीजिए ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ये वाइडर सोसाइटी है। तो उससे वो रिलेशनशिप बनाते हैं, जो यहाँ भी लिखा गया है। किसी भी इकोसिस्टम में जो इन्वायरमेंट होता है वो वाइडर, आप कह लीजिए उसका इन्वायरमेंट है। तो इसका पॉलिटिक्स का वाइडर इन्वायरमेंट क्या है, जो जनरल सोसाइटी जिसमें कि इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, लीगल चल रहा है, कल्चर है, मीडिया है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम उससे इंटरेक्ट करता है या रिलेशनशिप बनाता है। Which of the following statement are correct? All countries follow the proportional representation system. ऐसा थोड़ी है, हर कंट्री, हम तो फॉलो नहीं करते हम लोग जनरल इलेक्शन में। इंटरेस्ट ग्रुप कंटेस्ट इलेक्शन, नो, इंटरेस्ट ग्रुप इलेक्शन जनरली कंटेस्ट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर्टिकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर, यस। एंड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली इलेक्टेड, यस। तो ये दोनों सही है, ये दो गलत है।
द टर्म डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। आंदर गुंडर फ्रैंक ने इस पे काम किया, इसको डिपेंडेंसी थ्योरी बोलते हैं, और भी बहुत लोगों ने डिपेंडेंसी थ्योरी पे काम किया, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से मिस्टर फ्रैंक है। और उन्होंने ये कहा है कि जो डेवलपिंग रीजन है, पर्टिकुलरली लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, उसकी जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलपमेंट का डेवलपमेंट है, तो इसलिए डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैच करना है पॉलिटिकल पार्टी या लीडर एंड कंट्री, तो साउथ अफ्रीका आप जानते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके लीडर थे नेल्सन मंडेला, जो वहाँ प्रेसिडेंट भी बने। उसके जर्मनी की अभी भी चांसलर जो है वो एंजेला मर्केल है, बहुत सालों से सबसे टॉप लीडर वहाँ की, एक तरह से प्रेसिडेंट, जिसको वहाँ चांसलर कहते हैं। आयरलैंड की पार्टी है सिन फिन, और यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। तो ये आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑस्ट्रेलिया हैज ए सिस्टम ऑफ कंपलसरी वोटिंग, ये सही है। चेचेनिया इज पार्ट ऑफ चाइना, नो, चेचेनिया रसिया का पार्ट है, वहां पे वो विद्रोह होते रहते हैं, इंटरनल रिबेलियन, डिस्टर्ब पार्ट है, तो ये सही है। सॉरी, ये गलत है। प्रोविंसेस इन स्विट्जरलैंड कॉल्ड कैंटोन, ये भी सही स्टेटमेंट है, कैंटोन कहते हैं वहां पे, स्टेट कह लीजिए। एंड कैटलोनियन सेपरेशन इज एसोसिएटेड विद पोर्टुगल, नो, ये स्पेन, कैटलोनिया जो है स्पेन में एक रीजन है जो वहां सेपरेशन की मूवमेंट चल रही है, तो इसलिए ये भी गलत है। इसमें दो स्टेटमेंट सही है, दो गलत है। Who among the following prefer the concept of political system instead of state? Again वो डेविड स्टन आ जाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम आ जाती है। जब आप पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे आप देखते हैं तो स्टेट जो है बदल जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसमें कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो है उतने ही एक्टिव होते हैं। अब यह क्वेश्चन अलग है, ये कह रहा है कि ये इसमें से जो पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड है। बिहेवियरलिज्म मतलब जहां पे कि आप फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन के बेसिस पे जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसके अध्ययन से पॉलिटिकल फिनोमेना को कंपेयर करते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं। ये सब तो सही नहीं है, तो इसलिए सही है बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म जो कि बिहेवियरल मूवमेंट हुआ था 1950s में, जिसके चलते कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को एक तरह से कह दिया गया, तो उसका युग का अंत हो गया, जैसा हुआ नहीं। बिहेवियरलिज्म मतलब कि फैक्ट को ज्यादा प्रश्रय देना, वैल्यू के कंपैरिजन में। नॉर्मेटिज्म मतलब वैल्यू को ज्यादा, नॉर्म्स, वैल्यू, इथिक्स, मोरलिटी, ought to, prescriptive। और बिहेवियरलिज्म मतलब इंपेरिकल, फैक्ट बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल, साइंटिफिक एंड लाइक दैट। तो यहाँ पे फिर वो डायकोटमी आ जाती है, नॉर्मेटिव वर्सेस इंपेरिकल। और बिहेवियरलिज्म जो है एक उसका दूसरा जो पिलर था वो पॉजिटिविज्म था। पॉजिटिविज्म भी वही है, मतलब जो है, जो दिखता है, तो जिसको कि आप कह सकते हैं पॉजिटिविज्म। तो ये दोनों मिल करके जो है वो इंपेरिकल के पिलर बन जाते हैं। ये सारी बातें मैं ऐसे बता रहा हूँ, कहीं कहीं आपको काम आ जाएगी। द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज, अभी कहता है कि किस टाइप के जुरिडिक्शन है, ओनली एपिलेट हैं, ओनली एडवाइजरी हैं, ओनली ओरिजिनल हैं, लाइक दैट। बेसिकली इसमें जो है, इसमें सभी तीनों इसके हैं, एपिलेट, एडवाइजरी, ओरिजिनल, तीनों जुरिडिक्शन है। मैंने यहाँ पे दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दे दिया, आर्टिकल भी दे दिया। ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब क्या है कि ऐसे केस जो फर्स्ट टाइम सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, उसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ इंटरनेशनल गलत लिखा है, इंटर स्टेट होना चाहिए, इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच का झगड़ा हो, सेंटर स्टेट के बीच का झगड़ा हो जाए, या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो, ये तीनों सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 131। एडवाइजरी क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है लॉ के ऊपर कभी भी, जो कि उस पर बाइंडिंग नहीं है मानना प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, आर्टिकल 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड अपीलेट मतलब क्या है कि हाई कोर्ट से यदि कोई आपका रिजेक्ट हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, आर्टिकल 132 से लेकर 134 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। रिट्स आर इशूड, रिट क्या है, एक तरह का ऑर्डर है। जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कर सकते हैं, जो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यदि आपके रिट पिटीशन को मान लेता है तो वो रिट इशू करता है। रिट कौन कौन सा इशू कर सकता है? हैबिया कॉर्पस मतलब कि बॉडी को हाजिर करो, मंडुमस मतलब कि वी कमांड, सर्ट्यूरी जो है लोअर कोर्ट का केसेस को अपने यहाँ मंगवा सकता है। कुओ वारंटो मतलब कि आप किस वारंट से आप इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, मतलब कोई ऑफिसर
इलीगल वे में तो ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा है एंड प्रोहिबिट कर सकता है लोअर कोर्ट को कोई केस सुनने से। तो ये सारे रिट जो हैं 5 रिट हैं। 226 आर्टिकल भी याद रखिए, 32 भी याद रखिए। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि आर्टिकल 226 जो है 32 से वाइडर उसका रोल है, क्योंकि 32 आर्टिकल के तहत केवल फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दे सकते हैं, लेकिन अंडर आर्टिकल 226 कोई भी सिटीजन इंडिया का किसी भी राइट के बाधित होने पे, इवन लीगल राइट जो है, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसका भी हार्म होने पे वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में वो रिट पिटीशन दे सकता है। इसलिए हाई कोर्ट का 226 का जो स्कोप है वो वाइडर है 32 आर्टिकल के कंपैरिजन में। ये भी एक अलग क्वेश्चन, डीपर क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, एक चिपको मूवमेंट हुई थी इंडिया में 1973 में। इन्वायरमेंटल मूवमेंट थी, वन ऑफ द फर्स्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट। बाद में तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत पॉपुलर हो गई। उस समय सुंदरलाल बहुगुणा जो बहुत फेमस हुए थे, उन्होंने इसको लीड किया था। और ये मूवमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो बेसिकली एक ही चूंकि स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये जो है चिपको मतलब क्या था, वो लोग पेड़ से चिपक जाती थी, खास करके लेडीज। मतलब ये पेड़ को बचाने की थी, जो कॉमर्शियल जो कटिंग होती थी, जो ठेकेदार गवर्नमेंट ने दे दिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उसके अगेंस्ट में बचाने की, इन्वायरमेंट को बचाने कब आए थे, हिमालय में, मतलब उत्तराखंड में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच नीड नॉट ऑलवेज हैव द फोर्स ऑफ लॉ। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ लॉ नहीं है फंडामेंटल। इसके हानि मतलब हार्म होने पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते। एक तरह का ये गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर स्टेट। With which of the following is the Sri Krishna Committee Report 2010 associated? अब श्री कृष्णा कमेटी बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि श्री कृष्णा इतने फेमस जज हैं कि इनको इतनी कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। 3 श्री कृष्णा कमेटी और कमीशन है। पहला देखिए और तीनों एक ही मिस्टर BN श्री कृष्णा इसको हेड करते थे। और ये जो है किया इन्होंने, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे 5 साल तक, 93 से 98, अभी भी बहुत एक्टिव हैं। श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट जो है वो मुंबई राइट हुई थी 92-93 में, इसके लिए बनाया गया था। फिर श्री कृष्णा कमेटी 2017 में अभी हाल में बनाई गई डेटा प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में बनाया गया था। ये बेसिकली तेलंगाना स्टेट बने या नहीं बने उसके लिए सिचुएशन इन आंध्र प्रदेश पे जो है इनकी रिपोर्ट थी, श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब डैश है। डैश इज ए कंबाइनिंग कमिटी, ए हाइफन विच ज्वाइंस, हाइफन मतलब दो वर्ड को जोड़ने वाला, ए और बी को, ए बकल विच फास्टन्स the legislative part of the state to the executive part of the state. In its origin it belongs to one, in its function it belongs to the other। ये किसके बारे में कहा गया है? तो यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैबिनेट पे से ही बैठता है। कैबिनेट देखिए, इसका जो ओरिजिन होता है वो लेजिस्लेचर से होता है, क्योंकि सारे इसमें जो है पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव टॉप एग्जीक्यूटिव बन जाती है। और ये जो है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में, सॉरी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के बीच में एक कड़ी का काम करती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है। और ये इसका बहुत सारा एक डुएल जैसा रोल है और प्राइम रोल है। मतलब कैबिनेट मतलब क्या होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट जो मंत्री होते हैं उसको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, उनका समूह को कैबिनेट बोलते हैं, और उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। जितने टॉप डिसीजंस हैं, जब मैं आज आपको ये पढ़ा रहा हूं तो आज भी कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। जितने टॉप फैसले इंडिया में लिए आते हैं वो कैबिनेट में ही लिए आते हैं। तो इसलिए कैबिनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को। यदि पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो कैबिनेट फॉल कर जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई इंडिविजुअल मेंबर यदि कैबिनेट के किसी डिसीजन से ताल्लुकात या मतलब नहीं रखता एग्रीमेंट, तब भी उसको पब्लिकली जो है उसको ओन करना होगा, क्योंकि उसने एज ए कैबिनेट मेंबर उसको एक्सेप्ट किया है। 57. A dash requires that those who oppose the government also indicate who should replace the government in the incumbent loses। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाता है और कहा जाता है कि इस गवर्नमेंट में हमें फेथ नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा था यदि फेथ नहीं है तो किसके गवर्नमेंट में फेथ है, कौन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा यदि ये सरकार गिर जाए। तो जब ये बाध्यता कर दी जाती है कि नो कॉन्फिडेंस तब आप लाएंगे जब आप अल्टरनेट जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप बताएंगे, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जर्मनी और कुछ और कंट्री में इसको अपनाया जाता है, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए।
इसमें भी बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है। वैसे तो इंडिया को भी कहा सकता है, लेकिन इंडिया इसमें है नहीं। यूनाइटेड स्टेट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने इमिग्रेंट्स हैं, इतने लोग वहां जाके बसे हैं कि एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंट्री आर नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये क्वेश्चन कई बार छिटक छिटक के आता है। यूरोपियन मेंबर कोई 28 है, आपको अच्छा है कि एक बार उसके लिस्ट को देख लीजिए, तो आपके जहन में रहेगा कौन नहीं है। नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड नहीं है, तो यही सही है, बाकी सब हैं इसमें। ए डेमोक्रेसी इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन ए लेजिस्लेटिव मेजोरिटी टू एग्जिस्ट। मतलब जो गवर्नमेंट कोई पार्लियामेंट के भरोसे या लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस पे नहीं खड़ी रहती है, वो कौन सा सिस्टम है। तो आपको पता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो डेमोक्रेसी की है, उसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली चुना जाता है, जैसे यूएसए में। वो डिपेंड नहीं करता कि कांग्रेस उसको हमेशा सपोर्ट करे। नो कॉन्फिडेंस जो है, कांग्रेस उसमें इम्पीच कर सकती है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकती है। इसलिए प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री में तो हमेशा पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस पे ही सरकार चलती है, अदरवाइज फॉल कर जाती है। टाइम एंड मोशन स्टडी का नाम आते ही आपको फेडरिक टेलर याद आने चाहिए। उनका जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी याद आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, टाइम एंड मोशन स्टडी। मैच द इंस्टीट्यूशन विद देयर लोकेशन। ये थोड़ा सा आर्बिट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन मैं पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इसमें हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे कि आईएएस की ट्रेनिंग होती है, ये मसूरी में है, हम लोग सबको पता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईपा कहते हैं, ये न्यू दिल्ली में है, आईटीओ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया जो है हैदराबाद में बहुत फेमस है, और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट बहुत फेमस नहीं है, ये मुंबई में है। तो आसान है। Who has been closely associated with the concept of hierarchy of needs। अब ये हो सकता है कुछ लोग आपके लिए, आप लोगों में से कुछ के लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन यदि आपने वाइडर स्टडी किया हो तो आप मैस्लो को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो साइकोलॉजिस्ट थे वो, उनका ये कहना था कि ह्यूमन नीड जो है एक हायरार्की में होती है। मतलब पहले आपको जो है रोटी कपड़ा मकान की नीड होती है, उसको फिजिकल नीड बोलते हैं। फिर आपको पावर की नीड होती है कि आपको कुछ पावर मिले, चाहे मनी पावर या सोशल पावर, रिकॉग्निशन पावर। फिर आपको जो है वो एक तरह का सेल्फ स्टीम वाली जो है फीलिंग वो होनी चाहिए, वो भी नीड होती है। और अंत में जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होती है, जिसमें कि आप ये महसूस करते हैं कि आपके होने का पर्पस क्या है। वो एक स्पिरिचुअल नीड बन जाती है। तो जब एक नीड नीचे वाला पूरा होता है, तो आप नीड के हायरार्की में ऊपर चले चलते हो। जिसको रोटी कपड़े मकान से ही फुर्सत नहीं है, उसके लिए सेल्फ स्टीम एक्चुअलाइजेशन इन सबका कोई मीनिंग नहीं है। ये अब्राहम मास्लो का कहना था। द नीति आयोग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये मैनेजर को समझना चाहिए कि एक एम्प्लॉय किस नीड के स्टेज पे है। मान लीजिए कि आप नारायण मूर्ति को यदि आप देखेंगे, तो वो अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे है। यदि आप उनको ये बोलेंगे कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, तो उनको एक्साइट नहीं करेगा। लेकिन एक एम्प्लॉय जो अभी जस्ट ज्वाइन किया 25,000 में, वो बेचारा जो है यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के नीड पे है, लाइक दैट। द नीति आयोग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड थ्रू, इंडिया में नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 2015 में। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, इसका पूरा नाम भी मैंने लिखा है। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑल्सो नोन एज नीति आयोग, वाज फॉर्म्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन भी कोई एक्ट से बनी नहीं थी, तो उसको खत्म करना भी कोई एक्ट से जरूरी था नहीं। तो इसलिए नीति आयोग भी सिंपल कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें एक रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया और बन गई 2015 के 1 जनवरी को। तो इसलिए यहाँ पे एक कैबिनेट डिसीजन से बनी है। ये यहाँ पे मैंने क्यों दिया है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है, सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है। ये तीनों बहुत आसान क्वेश्चन, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिटेल एंड सिस्टमिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है इट इज क्रेडिटेड कि ये जो है वुड्रो विल्सन ने ये डेफिनेशन दिया था। हॉथरो एक्सपेरिमेंट जैसे ही आप पढ़ेंगे, आपको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एल्टन मायो, ये सब याद आना चाहिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्हें, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परमिटेड द एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस इनटू द सबरीमाला टेम्पल। वहां पे 11 से 50 साल, परहैप्स मैं ये सही बोल रहा हूँ कि
लेडीज को सबरीमाला टेम्पल जो केरला में है उसमें इजाजत नहीं है, क्योंकि उसमें लॉर्ड अयप्पन जो है वो एक सेलिब्रेट माने जाते हैं, तो वो लेडीज की एंट्री उसमें परमिटेड नहीं है एज पर दैट सेक्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो लॉ ऑफ जो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी का वायलेशन है मेल फीमेल में, इसलिए उसने अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिबेट शुरू हुआ कि फंडामेंटल राइट तो राइट टू रिलीजन भी है आर्टिकल 25 के तहत, और उसमें ये भी है कि एक जो रिलीजियस ग्रुप है वो अपना रूल रेगुलेशन बना सकता है अपने तरीके से, उसको पूरा फ्रीडम है। तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी टकरा गया राइट टू रिलीजन से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फिर से इसको सुनना पड़ा। तो इसलिए ये इसमें सही आंसर है, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू रिलीजन का क्लास हो गया इस डिसीजन से। ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई बार जो है दो राइट्स आपस में टकरा सकते हैं, कई बार दो वैल्यूज आपस में टकराते हैं, कई बार इक्वलिटी जो है वो लिबर्टी से जो है क्लास हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप रिजर्वेशन करते हैं तो आप जो है इक्वलिटी को कहीं ना कहीं जो है आप वायलेट करते हैं, आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन आप दूसरी जो है सोशल जस्टिस देते हैं तो जस्टिस और इक्वलिटी टकराती है। जब आप टैक्स लोगों पे लगाते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करते हैं, तो अगेन जो है आप किसी की लिबर्टी का हनन करते हैं। तो लिबर्टी और इक्वलिटी, इक्वलिटी लाने के लिए भी लिबर्टी का हनन करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे ऐसे डिलेमाज आते हैं पॉलिटिक्स में जहां वैल्यू क्लास होते हैं, यहाँ पे भी वो वैसा ही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इज प्रपोज्ड बाय, बाउंडेड रैशनैलिटी का ध्यान आते ही आपको हर्बर्ट साइमन याद आने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन याद आने चाहिए, सेटिस्फाइसिंग याद आने चाहिए, रैशनल डिसीजन मेकिंग याद आना चाहिए। तो ये इस यहाँ पे हर्बर्ट साइमन हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन को देखते ही आपको ये भी याद आना चाहिए कि ये क्रिटिक थे जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसको कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसको ये प्रोवर्ब और मिथ बोलते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। The term used to refer to the number of subordinates under a supervisor is, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि एक बॉस है, वो उसके अंदर में डायरेक्टली जो है कितने लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अब जनरली क्या होता है, एक से लेके 4-5 तक आप देखिएगा कि आपको डायरेक्ट सबऑर्डिनेट जो है वो किसी ऑफिस में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो ये इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल करते हैं। इस पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1922 बाय सर इयान हैमिल्टन। ये क्वेश्चन आपको पूछा सकता है, किसने फर्स्ट टाइम डेवलप किया। बाद में हेनरी फायोल और गुलिक एंड उर्विक ने इस पे काफी काम किया, इस पे काफी सारे थ्योरी बनाए। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यूजीसी नेट में कि ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होना चाहिए। ये डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, इसके बहुत सारे वेरिएबल हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है कि लॉन्ग है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम में आप बहुत ज्यादा उसको कट भी कर सकते हैं, द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, और जो पर्सनल कॉम्पिटेंसी है मैनेजर और स्टाफ का, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोच टुक रूट इन। एनपीएम आपको पता है 1980s, लेट 1980s और 1990s में आया था। ये न्यू लिबरल जो इकोनॉमिक ऑर्डर वर्ल्ड में आया उसके साथ ही ये आया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या था, बेसिकली ये था कि जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए, उसी की तरह इसको जो है कस्टमर जैसा ट्रीट करना चाहिए सिटीजन को। इसमें भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट होना चाहिए, इंसेंटिव होनी चाहिए, चॉइसेस होने चाहिए कस्टमर को, कंपटीशन एंड एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, डिविजनलाइजेशन होनी चाहिए। मतलब एक लाइन में कहिए तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ बिहेव करे, और मार्केट जो है अधिक से अधिक फंक्शन करे, और स्टेट जो है वो स्टीयर करे, रो नहीं करे। ये सारी बातें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की थी। ये सबसे पहले जो है ओईसीडी नेशन जो है, जो कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, इन सब में अपनाया गया। बाद में इसको जो है डेवलपिंग नेशन में लाया गया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि ओएसीडी नेशन जो है वो तो एनपीएम को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया 2000 आते आते, लेकिन इंडिया, ब्राजील और अधिकतर डेवलपिंग नेशन अभी भी इसको काफी ज्यादा अपनाते हैं और ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छा है। जबकि डेवलप्ड नेशन ने तुरंत ही समझ लिया 10-20 सालों में ही कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर जो है पब्लिक स्पिरिटेडनेस होती है, वेलफेयर
उसमें ज्यादा होता है, उसमें पब्लिक वैल्यू क्रिएशन निहित होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन देखता है, उसका मोटिव अलग है, दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न है, ये समझ में आ गई। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि डेवलपिंग नेशन जो है अभी भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं और उसके बहुत सारे उसके दुष्परिणाम भी निकल रहे हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टुक रूट इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में थैचर के गवर्नमेंट के काल में ये सबसे अधिक पॉपुलर हुआ, ये सब बाद में आया इसमें। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि कितने अच्छे क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक नहीं किया आपने, और कमेंट करें। इन तरीके से आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कृपया अपने सवाल ऐसे रखिए जिसका जवाब 1-2 लाइन में दिया जाए, ऑब्जेक्टिव। ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए कि सर मैं एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करूं, इस टाइप का जवाब नहीं दिया सकता 1-2 लाइन में। और ये एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे लिंक मैं एक गाइड का दे रहा हूं, CUET PG, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे अधिक अभी रिलेवेंट वही एग्जाम है। मुझे बताया गया कि 9 सितंबर को है, तो अभी आपके पास काफी वक्त है, आप CUET PG गाइड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक MCQ वीडियो को लेके, बहुत बहुत जल्द, हो सकता है आज शाम में। बाय।